आज के टाइम में साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच इससे डील करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है? सेकंड अप्रोच है हमारी कि लोगों के पैसे वापस कराना। जिनके साथ फ्रॉड हो गया है तो उनको 1930 नंबर की सबसे पहले उनको तत्काल वो रिपोर्ट करें और उनका पैसे को मतलब बैंक की जो जिन अकाउंट में उनका पैसा गया है उन अकाउंट्स को ब्लॉक करा के उनको मैक्सिमम पैसा उनका रिटर्न कराएं। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि पुलिस को कंप्लेन करना, ये सारी चीज़ें, अगर कोई शिकार हो जाता है इस चीज़ का, साइबर क्राइम का या डिजिटल अरेस्ट का, ये जो भी चीज़ें हैं, तो उसको सबसे पहले क्या एक्शन लेना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं इनके एडवाइजर्स के, उन सबको फॉलो नहीं करना है। वो सब फ्रॉडस्टर्स के होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, गूगल से डायरेक्ट उनका नंबर नहीं लेना है, क्योंकि डायरेक्ट नंबर लेंगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत वो नंबर को हायर रैंक करा लेते हैं और फ्रॉडस्टर के नंबर ही आते हैं। करेक्ट। सर, काफ़ी टाइम से आप एक टॉपिक को लेके बात कर रहे हैं, मतलब कि आपने कई सारे पॉडकास्ट में बात की डिजिटल अरेस्ट। सर, ये डिजिटल अरेस्ट एग्जैक्टली है क्या और ये काम कैसे करता है? अगर मेरे आधार कार्ड पर कोई सिम निकाल ली गई है, अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अकाउंट खुला है, उसमें पैसा आया है, तो मैं जिम्मेदार नहीं। जो ऐप्स होते हैं उनमें लोन दिया जाता है कि आपने 5,000, 10,000, 15,000 का लोन लिया और 5 से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब आप उसको रीपे करने जाते हो तो 5-10 हज़ार का लोन आपको 50,000, 60,000 हो जाता है। वो कंपनी जिस तरीके से ब्याज, इंटरेस्ट, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सब उसमें लगा देती हैं। साइबर का जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 24445 है। करेक्ट। और ये है 24444। ये वी केयर फॉर यू है। अगर किसी लड़की को कोई अननोन कॉलर परेशान करता है, कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई उसका पुराना फ्रेंड है, फोटो वीडियो है उसके पास। सर, एक सेक्सटॉर्शन का चल रहा है कि हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम सेक्सटॉर्शन। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, खम्मा गणी। दिस इज़ योर होस्ट अमित प्रजापति। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राजेश दंदोतिया सर, जो कि एडिशनल डीसीपी हैं क्राइम ब्रांच इंदौर के। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू अमित। सर, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका पुलिस में आना किस तरीके से हुआ और कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ क्राइम ब्रांच में। पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। ओके। क्रिकेटर नहीं बना तो फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर बन जाऊं। फिर पर फोकस मेरा क्रिकेट में ही था। एक्चुअली मेरा मन था क्रिकेटर ही बनूं, लेकिन धीमे धीमे मेरी एज हो रही थी तो मुझे लग रहा था कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिली। हो सकता है उस तरह से मैं खेल भी नहीं रहा था। टैलेंट होता है, एक एबिलिटी होती है, और अगर वो अप टू द मार्क होती है तभी आप इन फील्ड में आगे बढ़ पाते हैं। तो फिर स्टडी, चूँकि स्टडी तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता ही है, फिर फैमिली सर्कमस्टेंसेज होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक आपको करियर तो अचीव करना ही होता है, क्योंकि आपको रोजी रोटी की सबसे बड़ी चिंता होती है कि कैसे आप अपना जीवन चलाएंगे। तो उसके लिए लगातार, चूँकि मेरी मदर पहले पीएससी की तैयारी करती थी, तो बचपन में पॉकेट मनी के लिए मैं उनकी तैयारी कराया करता था। तो मुझे लगा कि ये ठीक है। फिर चूँकि वो कहीं ना कहीं बचपन में एक दबी हुई चीज़ थी, दबी हुई इच्छा थी पीएससी की, स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो वो फिर आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और मैं सिलेक्ट हुआ। 16th रैंक आई मेरी। ओके। तो इंदौर से आपने तैयारी की थी पहले? नहीं, मैं एक्चुअली दिल्ली गया था, फिर भोपाल में दीदी के यहाँ रहकर और मुरैना, मतलब 3 जगह ही मैंने, मुरैना का चूँकि रहने वाला हूँ, दिल्ली गया था और फिर भोपाल रहा मैं। ओके। सर, आज के टाइम में साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच इससे डील करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है? इसमें हम 3 वे अप्रोच कर रहे हैं। ओके। मुझे 1.5 साल हुआ है अभी एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच के रूप में। तो पहली अप्रोच है हमारी कि सबसे पहले अवेयर करें लोगों को। अवेयरनेस से क्या है कि वो अपराध हो ही ना, करेक्ट। लोग जागरूक हों। तो जागरूकता के लिए हम लगातार स्कूल्स, कॉलेज, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस और पेम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, पॉडकास्ट भी उसका एक पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में जो कोई अगर घटनाएं होती हैं उनसे कवरेज कराकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। और इसके अलावा आकाशवाणी के माध्यम से ही मैं जुड़ा था। तो रिमोट एरिया में 1 से 15 तारीख तक का हमने एक चलाया था कि लाइव जाता था मैं, तो वहाँ लाइव क्वेश्चंस पूछते थे। सेकंड अप्रोच है हमारी कि लोगों के पैसे वापस कराना। जिनके साथ फ्रॉड हो गया है तो उनको 1930 नंबर की सबसे पहले उनको तत्काल वो रिपोर्ट करें और उनका पैसे को, मतलब बैंक के जो जिन अकाउंट में उनका पैसा गया है उन अकाउंट्स को ब्लॉक करा के उनको मैक्सिमम पैसा उनका रिटर्न कराएं। 2023 में क्राइम ब्रांच ने 5 करोड़ रुपए विक्टिम के वापस कराए थे और 24 में हम 14 करोड़ 20 लाख रुपए वापस करा चुके हैं इंदौर में। और अभी जनवरी में भी हम लगभग 60 लाख वापस करा चुके हैं। तो सेकंड हमारी प्रायोरिटी रहती है कि अगर डैमेज हो गया, सबसे पहला अवेयरनेस, डैमेज ना हो। सेकंड, अब डैमेज हो गया है तो उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, तो अकाउंट ब्लॉक करके और उनका पैसा रिफंड करा के। थर्ड है
एफआईआर करके आरोपियों को अरेस्ट करना। अरेस्ट करना। थर्ड में जैसे कि हमने लगभग, अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग 4 महीनों में हमने मोर देन 60 आरोपी पकड़े हैं, जिसमें डिजिटल अरेस्ट के लगभग 25 से 26 आरोपी डिजिटल अरेस्ट के और लगभग 10 से 15 आरोपी ट्रेडिंग के, जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के हैं। तो लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं। अभी भी टीमें कुछ बाहर है, बिहार, झारखंड, और लगातार वहाँ दबिश दे रही हैं। तो हम तीसरी हमारी अप्रोच रहती है कि हम आरोपियों को पकड़ें और उनको सलाखों के पीछे भेजें। सर जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों के पैसे वापस कराए, तो मतलब लगभग कितना चांसेस रहता है कि पैसा इनको रिटर्न मिल सकता है? देखिए, सबसे ये इम्पोर्टेंट रहता है कि एक तो उसने कब कंप्लेंट की है, पहला फैक्टर ये है। अगर उसके साथ फ्रॉड हुआ और तत्काल उसने कंप्लेंट कर दी तो थोड़ी पॉसिबिलिटी रहती है। ओके। और ये जरूरी नहीं है कि उसको मिल जाए। अगर अभी 1 बजे फ्रॉड हुआ, 1:05 पे उसने कंप्लेंट कर दी, हाँ, तो संभावना Chances बनेगी, है। बट ये जरूरी नहीं है कि मिल जाए। अच्छा। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेमेंट गेटवे से, किसी डिजिटल वॉलेट के माध्यम से करेक्ट। तेजी से पैसा निकल जाता है। पर कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उसकी कंप्लेंट किया जा सके, क्योंकि आप अगर जल्दी कंप्लेंट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है। करेक्ट। सर अगर आप जैसे कह रहे हैं कि पुलिस को कंप्लेंट करना, ये सारी चीज़ें, अगर कोई शिकार हो जाता है इस चीज़ का, साइबर क्राइम का या डिजिटल अरेस्ट का, ये जो भी चीज़ें हैं, तो उसको सबसे पहले क्या एक्शन लेना चाहिए? जैसे ही उसके साथ फ्रॉड होता है, सबसे पहले अपने परिवार के साथ शेयर करते हुए ओके। तत्काल 1930 डायल करना चाहिए। ओके। 1930 पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराए और फिर अपने पास के थाने में जाकर एक ऑफलाइन एप्लीकेशन भी दे दे। बट 1930 पे तो कंप्लेंट उसको कराना ही है। 1930 बेसिकली आप घर बैठे बैठे कंप्लेंट करा सकते हैं फ़ोन पर ही। एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है एनसीआरपी का, www.cybercrime.gov.in, इस पर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। अगर आप इंदौर के विक्टिम हैं तो इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक साइबर हेल्पलाइन नंबर और जारी किया है, 7049124445। ओके। इसमें आप कॉल करेंगे तो तत्काल व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज आएगा और एक फॉर्म आएगा, उसको आपको भरना होगा और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। ओके। तो सबसे पहला काम यही है विक्टिम का, एज सुन एज पॉसिबल उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, अपने परिवार को बताते हुए तत्काल उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। करेक्ट सर। सर जैसे अभी कई सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, उसमें से एक फ्रॉड है कि जैसे या तो गांव के लोगों में या फिर जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं उनके साथ व्हाट्सएप पे एक फ़ाइल आती है, एपी की फ़ाइल करके, जिस पे लिखा होता है जो रूरल एरियाज़ में है उनके एपी की फ़ाइल में रहता है पीएम आवास योजना लिस्ट, और जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं उनके वेडिंग कार्ड इन्विटेशन, इस तरीके से एपी की फ़ाइल आती है। लोग उसको इंस्टॉल करते हैं और उनका पैसा उड़ जाता है। करेक्ट। तो सर ये किस तरीके से चीज़ें होती हैं और इस फ्रॉड से लोग कैसे बच सकते हैं? देखिए, क्या होता है, कई लिंक आती हैं, कई एपी की फाइल आती हैं। इसमें जब वो क्लिक करते हैं तो उसमें स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाते हैं। करेक्ट। स्क्रीन शेयरिंग ऐप में जब ओटीपी जो आपके पास आ रहा है वो फ्रॉडस्टर को भी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये कई बार एपी की फाइल आप डाउनलोड करते हैं तो आपका व्हाट्सएप का हैक हो जाता है, आपका नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है और व्हाट्सएप का कंट्रोल साइबर फ्रॉडस्टर के पास आ जाता है। बड़ी बहुत क्लियर कट बात है कि अननोन लिंक को और अननोन एपी के फाइल को डाउनलोड नहीं करना है। कोई भी अज्ञात और अनजान लिंक होती है या अज्ञात और अनजान एपी का फाइल होती है, उसको डाउनलोड नहीं करना है। क्योंकि अगर आप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वो अननोन है और आपको पता नहीं है, वेरीफाइड है नहीं, तो वो निश्चित रूप से फ्रॉडस्टर्स लगातार, और नंबर्स लगभग पाकिस्तान से या इस तरीके से ही नंबर्स ये देखिए, इसमें क्या लगता है लोगों को कि पाकिस्तान से आ रहा है, लंदन से आ रहा है, लेकिन वो +92 वॉइस कॉल्स होते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कंप्यूटर जनरेटेड नंबर्स होते हैं, जिसमें +92 +44 अपन को लगता है, लेकिन वो इंडिया में ही होते हैं। कई बार बाहर से भी आते हैं पर बहुत कम होते हैं। अभी लाओस, कंबोडिया और हांगकांग, ये थोड़े से गढ़ बने हुए हैं, जो कि इसमें लगातार साइबर फ्रॉडस्टर वहाँ बैठकर डिजिटल अरेस्ट के वीडियो कॉल कर रहे हैं। कुछ हमें लिंक मिली है क्राइम ब्रांच में, जिसमें कि एक लिंक हमें हांगकांग की मिली है, एक कंबोडिया की मिली है लिंक, और एक लाओस की मिली है। तो ये लोग बाइनेंस ऐप के जरिए यहाँ से पैसा USDT या किसी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके सर, अगर ये किसी के साथ हो जाता है तो सेम ही कंप्लेन करना है और सेम ही सारी चीज़ें? 1930 करेक्ट। वो तो उनको हमेशा 1930 पे तत्काल कॉल करना है। सर अभी हम लगभग सारे जो फ्रॉड अभी चल रहे हैं करंट में, हम उन्हीं को लेके बात करेंगे जिससे लोग अवेयर हो पाएँ क्लियरली। सर जैसे अभी एक चल रहा है कि स्टॉक मार्केट को लेके आजकल हर बंदा दूसरा बंदा स्टॉक गुरु बना फिर रहा है, ठीक है। उसमें से हम कैसे पता करें कि ये असली है या सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है? मतलब कैसे पता करें कि जिससे हम एडवाइस ले रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं इनके एडवाइजर्स के, उन सबको फॉलो नहीं करना है। वो सब फ्रॉडस्टर्स के होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, गूगल से डायरेक्ट उनका नंबर नहीं लेना है, क्योंकि डायरेक्ट नंबर लेंगे तो
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत वो नंबर को हायर रैंक करा लेते हैं और फॉरेस्टर के नंबर ही आते हैं। करेक्ट। नंबर 3, आप उनकी जब प्रोफाइल पर जाते हैं तो प्रोफाइल एक बार उनकी चेक कर लें, क्योंकि कई बार फेक प्रोफाइल बना ली जाती है, तो उनकी फॉलोअर्स चेक करें। करेक्ट। अगर आपको पता हो कि एक्स जो एडवाइजर है, हाँ। जो शेयर ट्रेडिंग जो कर रहा है, जो फाइनेंस एडवाइजर है, वो उसके 1 मिलियन फॉलोअर हैं। हाँ। और जब आप फेक प्रोफाइल में जाते हैं तो उसके आप फॉलोअर चेक नहीं करते, लेकिन उसके फॉलोअर 2-4 हज़ार होते हैं, क्योंकि फेक प्रोफाइल बनती है। तो एक तो उसके प्रोफाइल चेक कर लें, उसके फॉलोअर्स चेक कर लें, कमेंट्स चेक कर लें, क्योंकि जो फेक होती है तो उसमें रिव्यूज में वो कमेंट्स में वो लोग लिख देते हैं। नेक्स्ट, उसका रजिस्ट्रेशन देखें सेबी में है या नहीं, तो उसके लिए देखने के लिए www.sebi.gov.in पर जाएं, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगा, ओके। नंबर चेक हो जाएगा। नंबर 3, उसी में जब आप साइट पर जाएंगे तो रिसर्च एनालिस्ट का एक इन पर एक पोस्ट होती है, एक व्यक्ति को इनको रिसर्च एनालिस्ट को रखना अनिवार्य है किसी भी कंपनी को जो रजिस्टर्ड है। उसके पास NISM का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ओके। दूसरा, आप उनका डोमेन चेक कर लें। कंपनी ये बोल रही है कि हमने 5 साल से, हमारी कंपनियां पुरानी विश्वसनीय कंपनी है, और आपने whoisdomainlookup.com इसमें जाके चेक किया डोमेन, तो वो 6 महीने पुराना है। इट मीन्स डोमेन आपको कब मिला बेसिकली, मतलब वो कब की कंपनी रजिस्टर्ड है। तो डोमेन आप चेक करके इस पर whoisdomainlookup.com ये वो वेबसाइट है जिसमें कि आप उसका डोमेन चेक करते हैं, कंपनी कब सेट हुई है। तो इससे भी आप काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई वेबसाइट होती है वेबसाइट के जरिए, तो वेबसाइट को चेक करने के लिए आप virustotal.com एक वेबसाइट है जिसमें मोर देन 50 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं जो स्कैन करके बता देंगे ये फिशिंग वेबसाइट है या रियल वेबसाइट है। बट मेरा ये मानना है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं तो एक बार ऑफलाइन लोगों से मिलके अननोन व्यक्ति पर भरोसा ना करें। ऑनलाइन अगर आपको करना है तो ऑनलाइन में फिर मैंने जो आपको तरीके बताए हैं उनको वेरीफाइड करें। सिक्योर्ड वेबसाइट हो ये भी चेक करें, पता चला वो HTTP है, HTTPS होना चाहिए सिक्योर्ड, जिसमें कि ताला लगा हुआ हो, ताला बना रहता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना कम रहेगी। सर काफ़ी टाइम से आप एक टॉपिक को लेके बात कर रहे हैं, मतलब कि आपने कई सारे पॉडकास्ट में बात की डिजिटल अरेस्ट। सर ये डिजिटल अरेस्ट एग्जैक्टली है क्या और ये काम कैसे करता है? डिजिटल अरेस्ट बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे CBI, ED, क्राइम ब्रांच बनकर लोगों को भय दिखाकर पैसे ऐंठने की, ऑनलाइन अरेस्टिंग का भय दिखाकर पैसे ऐंठने की प्रक्रिया को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। फ्रॉडस्टर की लैंग्वेज है ये। डिजिटल अरेस्ट कुछ होता नहीं है, कानून में है नहीं। VNSS नए कानून में भी इसका कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग की इन्वेस्टिगेशन में इसका डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन वो भी जो उसमें कई क्लॉज हैं और आपको पर्याप्त समय दिया जाता है। कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपसे पैसा नहीं मांगती है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपको विदेशी नंबर से या व्हाट्सअप कॉल नहीं करती है। आप उनसे बोलिए कि तत्काल आप ऑफिशियल नंबर से कॉल करिए, लैंडलाइन से कॉल करिए। नंबर 3, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर आपका बैंक अकाउंट सस्पेक्टेड है तो उसको फ्रीज कराएगी, ना कि उसमें से पैसे ट्रांसफर किसी अन्य बैंक अकाउंट में कराएगी। नंबर 4, आपको अगर इस तरह से ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन पे लाया जाता है तो हमेशा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो रूल ऑफ लॉ, जो कानून है, उसको फॉलो करती है, प्रक्रिया को फॉलो करती है। आपको पर्याप्त समय दिया जाता है आपको अपनी बात कहने का। ये नहीं कि अभी तत्काल आइए, अभी 1 घंटे में अरेस्टिंग हो जाइए, संभव नहीं है। एंड नंबर 5, अगर मेरे आधार कार्ड पर कोई सिम निकाल ली गई है, अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अकाउंट खुला है, उसमें पैसा आया है, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसमें हो सकता है मेरा आधार कार्ड कई जगह होटलों में देता हूँ, कई जगह देता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट चोरी भी हो सकते हैं। तो हमें खाली ये एक्सप्लेन करना है कि ये हमारा नहीं है। बट अगर सिम मेरी, ऐसे इनको डराया जाता है कि आपकी सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है, आपकी सिम से इलीगल एक्टिविटी हुई है, तो अगर हुई होगी तो हुई होगी, मैं तो नहीं हूँ। अगर मेरे नाम से कोई सिम निकाल ली होगी तो आपको पर्याप्त सुनवाई का मौका दिया जाएगा। तो इसलिए कभी भी घबराने की जरूरत नहीं। अभी सर रिसेंटली आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप डायरेक्टली फ्रॉडस्टर से बात कर रहे थे, जिसमें किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। आप डायरेक्टली उसकी लोकेशन पे जाके, ऐसा कुछ वीडियो वायरल हुआ था आपका बीच में। तो क्या सर वो काफ़ी टाइम से मतलब डिजिटल अरेस्ट हो चुके थे, मतलब कि जो बैठे हुए थे अंदर? हाँ, वो 2 दिन से डिजिटल अरेस्ट हो चुके थे लगभग। हालांकि पैसा शायद 1.25 लाख रुपए किया था। पैसा उनके पास था नहीं, तो उन्होंने इधर उधर से किया, कुछ लोन लिया। और जब मैं गया था तो वहाँ पर वो ऑलरेडी उससे बात चल रही थी, मेरी बात हुई थी। तो मैंने उससे बोला था तुम दिल्ली या हैदराबाद कहीं भी होगे, मैं तुम्हें उठा के लाऊंगा। हालांकि IP एड्रेस उसका निकला है हांगकांग का। तो अभी
बाहर का है वो इस तरह के जो गैंग्स हैं। हाँ। अब आजकल क्या है कि लाओस, कंबोडिया, ये इस तरह से लोग वहाँ बैठकर सिमें यहाँ से चली जाती है, इंडियन सिमें यहाँ से लोग दे देते हैं। हमने सिम वाले को भी आरोपी बनाया जिसका कनेक्शन लाओस में, उसने 500 सिमें बाहर भेजी थी दूसरी कंट्री में, उन्हीं सिमों का उपयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एजेंट्स होते टेलीकॉम कंपनी के, वो कहीं ना कहीं वो जॉब छोड़ देते हैं, फिर कहीं सिम होती है तो कहीं ना कहीं नंबर 2 में उसको सप्लाई कर देते हैं। करेक्ट। तो उसको हमने आरोपी बना के जेल भेजा है। तो सर कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, बाकी डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ें होती नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, साइबर फ्रॉड से अगर बचना है तो केवल अवेयरनेस ही एकमात्र विकल्प है। पहला भी अवेयरनेस है, दूसरा भी अवेयरनेस है, तीसरा भी अवेयरनेस है। ये 3 ही तरीके हैं। करेक्ट। सर एक और न्यू फ्रॉड आया है जिसमें आपने लोन फ्रॉड ऐप सुना होंगे। जो ऐप्स होते हैं उनमें लोन दिया जाता है कि आपने 5,000, 10,000, 15,000 का लोन लिया और 5 से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब आप उसको रीपे करने जाते हो तो 5-10 हज़ार का लोन आपका 50,000, 60,000 हो जाता है। वो कंपनी जिस तरीके से ब्याज, इंटरेस्ट, वो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सब उसमें लगा देती हैं। तो इस तरीके से स्कैम से लोग कैसे बचें? बेसिकली वो कंपनियां नहीं होती, वो जो स्टैंड लोन ऐप होते हैं कि एक क्लिक में 5,000 रुपये का लोन लीजिए, एक क्लिक में 10,000 रुपये का लोन लीजिए, ये साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, कोई पढ़ता तो है नहीं उनको टर्म्स एंड कंडीशन को, जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आई एग्री, आई एक्सेप्ट, कंटिन्यू, लेकिन वो आपकी मीडिया गैलरी को, कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे 10 गुने ज़्यादा पैसे मांगते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, जैसे आपने 5,000 लिए, अगर आपने 50,000 भी दे दिए तो 1 लाख मांगेंगे, 2 लाख, मतलब बेसिकली वो आपको ट्रैप करते हैं। और उनके पास, चूंकि आप जो ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो ऐप जो होता है वो ऐप के जरिए आपकी मीडिया गैलरी को, एक मोबाइल को का डाटा कंप्रोमाइज कर लेते हैं। फिर आपके मीडिया गैलरी से फोटो वीडियो निकालकर और उनको न्यूड करते हुए कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजते हैं और बोलते हैं कि इसमें सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे अगर तुमने इतने पैसे नहीं दिए तो ब्लैकमेल करते हैं। तो सबसे बढ़िया नंबर 1 बात इसमें यह है कि स्टेट लोन ऐप को कभी भी डाउनलोड ना करें। अननोन सोर्स, अनआइडेंटिफाइड सोर्स से किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें। सबसे पहले ऐप को ये सोच लें उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करें तो उसको भी वेरीफाई करके एक बार डाउनलोड करें। अभी एक साइबर दोस्त ऐप जारी किया है I4C के द्वारा, और virustotal.com जैसा कि मैंने बताया है, उसमें भी एक बार जो कि ऐप है उसकी जो लिंक है उसको एक बार उसको भेज के उसको वेरीफाई कर लें, उसको डाल के उसको स्कैन करा के वेरीफाई कर लें। हो सकता है वो उसमें क्लियर आ जाए। हाँ, यस, फिशिंग ऐप तो नहीं है ये। अच्छा, ओके। सर अभी एक करंटली इंदौर में 1-2 केसेस मैंने देखने को मिले कि ब्लैकमेलिंग के केसेस, जिसमें कोई लड़का लड़की के फ़ोटोज़ इस तरीके से चीज़ें ब्लैकमेल करने की धमकी देता है। तो उस तरीके से लड़की उसमें क्या एक्शन ले और उस तरीके से कैसे बचे उस केस से? देखिए, ये तो चूंकि लोग एक दूसरे को जानते हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वी केयर फॉर यू है क्राइम ब्रांच में हमारे यहाँ, और सीधे वी केयर फॉर यू में आए। एक नंबर भी है 7049124444। साइबर का जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 24445 है, और ये है 24444। ये वी केयर फॉर यू है। अगर किसी लड़कियों को कोई अननोन कॉलर परेशान करता है, कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई उसका पुराना फ्रेंड है, फोटो वीडियो उसके पास, और उसको ब्लैकमेल करता है, तत्काल वी केयर फॉर यू आए और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी। आपको लगता है कहीं शेयर ना की जाए इसको, तो बिल्कुल प्राइवेसी को बिल्कुल मेंटेन किया जाएगा। कहीं भी उसकी कोई सूचना कहीं भी न्यूज़पेपर में, अगर उसको लगता है कि पेरेंट्स को नहीं बतानी है तो बिल्कुल पेरेंट्स को नहीं बताई जाएगी, बट वो बालिग होना चाहिए। अगर वो बालिग है, उसको लगता है कि पेरेंट्स को नहीं बताना है, तो हम किसी को नहीं बताएंगे। उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे लॉफुली। ओके। सर मेनली जो कंप्लेन है वो ऑफिस पे आके करनी है, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिना कंप्लेन किए भी वो पॉसिबल नहीं है? देखो, बिना कंप्लेंट किए हुए संभव नहीं है, क्योंकि हमें भी मूव करने के लिए हमें एक एविडेंसेस चाहिए होता है, हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अगर आज सपोज करो मैं बिना किसी शिकायत के मैं आपको या किसी व्यक्ति को उठाऊं, तो उसके भी तो राइट्स हैं। करेक्ट। तो उसके भी तो राइट्स हैं कि मैं किसी बिना कंप्लेंट के किसी को भी मैं नहीं बुला सकता हूँ, नोटिस नहीं दे सकता हूँ, तो उसके लिए कंप्लेंट जरूरी है। ओके। सर आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो क्रिमिनल्स हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, या फिर जो पब्लिक है वो ज़्यादा केयरलेस हो गई है? पब्लिक थोड़ा सा, पब्लिक को और अवेयर रहने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, जब ये टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल आया, एंड्रॉयड फ़ोन आया, इतने फीचर्स आ गए, लोग प्रिपेयर नहीं थे इस टेक्नोलॉजी के लिए। क्योंकि आप देखिए, आपको गाड़ी आपके पिताजी दिलवाते हैं, तो आप गाड़ी चलाना जानते हो, सबसे पहले वो चेक करते हैं, फिर बोलते हैं कि तेज नहीं चलाएगा, हेलमेट लगाएगा, ये सारी चीज़ें। और गाड़ी का आपको टेस्ट, लाइसेंस कैसे बनता है आपका? आप गाड़ी का टेस्ट देते तभी तो लाइसेंस बनता है। पर ये मोबाइल आया तो मोबाइल के लिए कभी कोई नहीं बोलता कि बेटा ये मत खोलना, ये मत खोलना, ऐसे मत करना। तो
अल्टीमेटली प्रिपेयर नहीं थे। इसके जो नेगेटिविटी थी, जो डिजिटलाइजेशन के, उसके लिए लोग ट्रेंड नहीं थे, लोगों को पता नहीं था। तो इस तरह से ये साइबर फ्रॉड तेज़ी से फैल गया। इसके लिए अधिक लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत थी। क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के हमें एडवांटेज तो पता थे कि इसमें क्या फीचर आया है, इसमें और कौन सा फीचर है, कौन सा पिक्सल का कैमरा है, पर कभी ये नहीं पूछते कि सिक्योरिटी फीचर्स क्या है। हम किसी भी जगह मोबाइल को खरीदने जाते हैं तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं हम केयरलेस हैं। हमें थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है। हर टेक्नोलॉजी के एडवांटेज होते हैं पर डिसएडवांटेज। फॉर एग्जांपल, मैं चूल्हे पे अगर चाय बनाऊंगा तो थोड़ा सा 20 मिनट 25 मिनट लग जाएंगे। गैस पे बनाऊंगा 2 मिनट में बन जाएगी। पर गैस की अगर मैंने नॉब बंद नहीं की तो क्या होगा, आधे घंटे अगर वो नॉब खुली रही, गैस अगर लीकेज होती रही तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है कि जल्दी से स्पीड अप तुरंत हो जाएगा, लेकिन उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि आपको अगर आपने सावधानी नहीं बरती, जो उसकी जो प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया, तो आप दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। सेम विद मोबाइल। सर, एमपी पुलिस भी काफ़ी टाइम से बहुत सारे कैंपेन चला रही है लोगों को अवेयर करने के लिए, तो इन कैंपेन से लोगों पे फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। अवेयरनेस इज स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। ओके, ये थोड़ा सा धीमे धीमे लेकिन इसका डीप इम्पैक्ट होता है। और चूंकि कैंपेन पुलिस एमपी पुलिस लगातार चलाती रहती है, पर मेरे लिए ये मूवमेंट है। कैंपेन नहीं, जैसे 111 सेफ क्लिक अभियान था, लेकिन उसके बाद भी मेरा लगातार चल रहा है। मैं आज भी आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो ये मेरी एक अवेयरनेस का पार्ट है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पॉडकास्ट कई जगह जाएगा। आप भी अपने पेज से इसको पोस्ट करेंगे, मैं भी अपने पेज से पोस्ट करूंगा, तो कहीं ना कहीं जितने लोग सुनेंगे वो कहीं ना कहीं अवेयर होंगे। तो मेरा एक पार्ट है, मेरे लिए एक मूवमेंट बन चुका है कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, क्योंकि जागरूकता ही एकमात्र इफेक्टिव मेजर है इस क्राइम से बचने के लिए। ओके सर, एक सेक्सटॉर्शन का चल रहा है कि हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम सेक्सटॉर्शन। बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई अननोन लड़की आपको हाई का मैसेज भेजती है व्हाट्सएप पे, और आप उससे फिर बात करने लगते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। सेक्सटॉर्शन से बचने के लिए एक ही गोल्डन रूल है, नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल। अननोन वीडियो कॉल को आप कभी रिसीव नहीं करें तो आप सेक्सटॉर्शन के कभी शिकार नहीं होंगे। क्या होता है, अननोन वीडियो कॉल जैसे ही आता है, लड़की न्यूड होती है, आपका चेहरा आ जाता है, बस वो फोटो काफी है आपको ब्लैकमेल करने के लिए। पर जब अननोन वीडियो कॉल को आप रिसीव ही नहीं करेंगे तो आप कभी इसका शिकार नहीं होंगे। कोई कितने ही मैसेज भेजता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको अननोन वीडियो कॉल को रिसीव भी करना है तो अंगूठी से कैमरे को कवर कर दें। ओके, हो सकता है कोई अपने से जान पहचान वाले का कोई हो, रिलीवेंट कॉल हो, तो उसको अंगूठी से कवर करके तब जाके करें, तो अपने कैमरे आप नहीं देखोगे। ओके सर, एक पुलिस की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं लोगों को, मतलब पुलिस की जो इमेज को लेकर कई बार नेगेटिव परसेप्शंस होते हैं। आपके नज़रिए से हम इस परसेप्शन को कैसे सुधार सकते हैं? लगातार काम चल रहा है और मुझे लगता है काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। पब्लिक के बीच आप जाते हैं, आजकल पुलिस और पब्लिक में रिलेशन काफ़ी बेहतर हुए हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट आया है। अगर आपने देखा होगा भी 1 से 11 तक सेफ क्लिक अभियान चलाया था। आप भी कई बार सर पब्लिक के बीच में ही रहते हैं। पब्लिक के बीच में चौराहे पर पैम्पलेट्स वगैरह बांटी, साइबर मेला लगाया गया जिसमें आम पब्लिक आई थी। तो निश्चित रूप से काफ़ी सुधार हुआ है। और चूंकि पुलिस की एक जिम्मेदारी बड़ी है और पुलिस से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि सर इसने मुझे चाटा मारा है, इसको सर जेल में बंद कर दो, बट चाटा मारने के बाद उसमें जो कानून में है उसको नोटिस देना होगा। 7 साल से कम की सजा है तो उसको नोटिस पे छोड़ना होगा, लेकिन व्यक्ति को ये लगता है कि इसको जेल भेज दिया। करेक्ट। अल्टीमेटली आपके पास, पुलिस के पास प्रॉब्लम ये है कि 2 पार्टी होती हैं, एक फरियादी और एक अपराधी। आरोपी, पीड़ित और आरोपी होता है। करेक्ट। तो पुलिस जब कोई कार्रवाई करती है तो एक पक्ष को तो असंतुष्ट होना ही होना। करेक्ट। तो दैट इज द पॉइंट। और फिर भी पुलिस की इमेज अगर आप देखेंगे पिछले कई सालों में काफ़ी पॉजिटिव हुई है और काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं लगातार पुलिस पब्लिक के मिलकर, और काफ़ी इस जो गैप है काफ़ी कम हुआ है। ओके सर, सबसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ आपसे कि अगर साइबर क्राइम से किसी को बचना है तो सबसे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए? Never receive any unknown video call. Number 1. Never click any unknown link. Number 2. Number 3. Never download any unknown APK file. Number 4. Never accept any unknown friend request. Number 5. Never share your personal information on any social media platform. Number 6. Never take customer care or service number or company number directly from Google. Number 7, always check website before using it. Number 8, check email very minutely. जब कोई मेल आता है, हमें मिलता जुलता कंपनी का मेल आता है,
एक खाली लेटर गायब होगा, उसमें से एक लेटर गायब होगा और हमें ऐसा लगता है कंपनी का है, तो उसको भी करेक्ट। चेक करते रहो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हर अज्ञात और अनजान को संदेह की दृष्टि से देखें। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सबसे पहले सर, आपने अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। और आप जैसे ऑफिसर्स ही हमारे देश के रियल हीरोज़ हैं, जो लॉ और ऑर्डर्स को बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम आपको और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हैं, और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमित, थैंक यू।